Hello friends, and my today's topic is non-aqueous solvents. Non-aqueous solvents में we should know first of all what are solvents. Solvents क्या होते हैं? Solvent क्या है? Solvent is a substance which can dissolve number of substances, मतलब जो अपने अंदर बहुत सारे substances को dissolve कर सकता है and can facilitate the occurring of reactions completely, कि जो reactions को complete होने में help करता है, facilitate करता है and separation of product easily, और जिसमें से प्रोडक्ट का सेपरेशन क्या हो, इजी हो, उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट. सो आई थिंक नाउ द टर्म सॉल्वेंट इज क्लियर. नाउ द सेकेंड टर्म इज एक्वस solvent. What do you mean by aqueous solvent? Means when you are using water as a solvent. तो aqueous means क्या होता है? Water. तो water जब सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है, मीन्स वाटर जब डिसॉल्व करता है नंबर ऑफ सब्सटेंसेस को, फैसिलिटेट करता है अकरिंग ऑफ रिएक्शंस को एंड सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट को इजीली, तो हम क्या कहते हैं? वाटर एज ए सॉल्वेंट. मीन्स जब वाटर को एज ए सॉल्वेंट काम में लिया जाता है. लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय नॉन एक्वस सॉल्वेंट? मीन्स अदर देन वाटर. आप इसको ऐसे लिख दो, other than water, a substance which is other than water means water के अलावा कुछ भी which can dissolve number of substances and facilitate occurring of reactions and separation of product easily is called non-aqueous solvent. तो I hope कि अब आपको non-aqueous solvent की डिफाइन क्लियर हो गई होगी. तो कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिन्हें हम एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट काम में लाते हैं? तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूं. अदर देन वाटर में जिनको हम एज ए सॉल्वेंट काम में लाते हैं, जिन सब्सटेंसेस को, ये उनकी एक ब्रीफ लिस्ट है, बिकॉज इसके अलावा भी देयर आर मेनी. तो उसमें सबसे पहले है बेंजीन. बेंजीन को हम एज ए सॉल्वेंट काम में लाते हैं. टोलुइन, साइक्लोहेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको हम सीटीसी भी कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड. नेक्स्ट एसिटिक एसिड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डीएमएफ. ये फॉर्मामाइड था, इसके दोनों हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया दो मिथाइल ग्रुप से. मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, पिरिडीन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, फ्यूरेन में 4 हाइड्रोजन लगा रखे, और ये इथाइलिन डाइअमीन, इसकी शॉर्ट फॉर्म हम ईएन भी यूज कर सकते हैं. और दिस इज हाइड्रोजन साइनाइड, मिथाइल साइनाइड एंड डाइमिथाइल सल्फोक्साइड. तो ये क्या सारे ऑर्गेनिक ही होते हैं जो एक्वस नॉन एक्वस सॉल्वेंट होते हैं? नहीं. There are many inorganic substances also which can be used as a non-aqueous solvent, जिसमें liquid ammonia, liquid sulfur dioxide, liquid sulfur trioxide, liquid hydrogen fluoride, liquid nitrogen dioxide, फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड एंड हाइड्रेजीन. इसके अलावा देयर इज अ बिग लिस्ट फॉर नॉन एक्वस सॉल्वेंट. तो आपको कम से कम इन सबके नाम पता होने चाहिए, इनके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिरिडीन क्या है, कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट है, नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट है. तो जब आपको पिरिडीन का स्ट्रक्चर पता है, ओनली देन यू कैन गेस कि ये क्या होगा. वैसे इनमें से कुछ को हम अभी क्लासिफिकेशन में डिस्कस करेंगे, लेकिन अदरवाइज ऑल्सो यू शुड नो देयर स्ट्रक्चर, देयर ऑटो आयनाइजेशन एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑल्सो. So this is a big list for non-aqueous solvents. Selection of non-aqueous solvent. अभी मैंने आपको एक बहुत बड़ी लॉन्ग लिस्ट आपको दी थी, ये जो non-aqueous solvent की के तरह हम जिनको काम में ला सकते हैं. अब उसमें से कौन सा एज ए सॉल्वेंट हमारे लिए सुटेबल है या नहीं, कौन सा एप्लीकेबल होगा और कौन सा नहीं, इसका सिलेक्शन या समझ लो एप्लीकेशन of non-aqueous solvent
it depends mainly on specific properties or you can say characteristic properties of that solvent, कि उसकी क्या characteristic properties हैं, जिसमें mainly हम क्या डिस्कस करते हैं, लिक्विड रेंज, कि उस सॉल्वेंट की लिक्विड रेंज कितनी है, हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन, डाइपोल मोमेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड विस्कोसिटी ऑफ द सब्सटेंस। इन्हीं के बेसिस पे वी सेलेक्ट कि हमें इस रिएक्शन के लिए कौन सा सॉल्वेंट सूट करेगा और कौन सा नहीं करेगा। इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो कि डिसाइड करती है कि हम उसको काम में ला सकते हैं या नहीं, जैसे ऑर्डर, कि उसकी कैसी स्मेल है, वेदर इट इज टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक, वेदर इट कैन बी इजीली हैंडल्ड और नॉट। कई बार कोई सब्सटेंस ऐसा होता है जिसको हम इजीली हैंडल ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट, वेदर इट इज इजीली अवेलेबल और नॉट, कि आपको पता है ये अच्छा तो है लेकिन वो अवेलेबल ही नहीं है आपके यहाँ पर, तो हम उसको काम में नहीं ला सकते। अच्छा, उसके अबंडेंस, कि अवेलेबल तो है लेकिन वेरी कॉस्टली है, तो वो रिएक्शन की कॉस्ट को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। तो देयर आर मेनी क्राइटेरियाज, ऑन द बेसिस ऑफ these we select non-aqueous solvent. First characteristic property of a non-aqueous solvent is liquid range. Liquid range means कि टेम्परेचर की वो रेंज जिसके ऊपर वो सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में रहता है। आप जानते हो हर सब्सटेंस का एक कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट होता है और एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट से लोअर टेम्परेचर पे वो सॉलिड होता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट से अप टेम्परेचर पर वो वेपर फेज में होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में ये लिक्विड फेज में होता है। तो हम क्या देखते हैं, जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच का गैप होगा उसकी टेम्परेचर रेंज उतनी ही लॉन्ग होगी कि आप उस सब्सटेंस को एज ए सॉल्वेंट काम में ला सकते हैं। ध्यान दो, सॉलिड स्टेट में आप किसी को एज ए सॉल्वेंट काम में नहीं ला सकते, वेपर फेज में भी नहीं ला सकते। तो रिएक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए यू नीड ओनली लिक्विड सॉल्वेंट। तो जब वो टेम्परेचर जिसके ऊपर वो लिक्विड रहता है, हमारे लिए जो एप्लीकेबल रेंज होती है वो केवल वही रेंज होती है। अच्छा, अब वाटर के केस में अगर हम देखें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि इससे पहले ये आइस होता है, और अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये वेपर होता है। तो इट मीन्स 0 से 100 तक एक लॉन्ग रेंज 100 डिग्री सेंटीग्रेड की हमारे पास अवेलेबल है। और एक और बात जो कि वाटर को एक यूजफुल या बहुत ही सिग्निफिकेंट सॉल्वेंट प्रूव करती है, वो क्या, कि हमारा जो रूम टेम्परेचर है वो जनरली हम क्या कंसीडर करते हैं, 25-27 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 के ऊपर ये लिक्विड है, तो इट मीन्स वी कैन यूज दिस सॉल्वेंट एट रूम टेम्परेचर। इसके लिए आपको टेम्परेचर हाई या टेम्परेचर लो करने की जरूरत नहीं है। तो यू कैन यूज वाटर एज ए सॉल्वेंट एट रूम टेम्परेचर ऑल्सो। तो इसीलिए ये इसको बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट बनाती है। अच्छा, अब अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया -77 से नीचे सॉलिड है, लेकिन 77 पे वो लिक्विड और -33.4 तक वो लिक्विड रहता है। इसके बाद वो वेपर गैसियस स्टेट में आ जाता है। तो आपने देखा इसकी लिक्विड रेंज कहाँ है, माइनस में है। तो अगर आपको कोई रिएक्शन लिक्विड अमोनिया में परफॉर्म करानी है तो आपको रिएक्शन कंडीशंस माइनस में करनी पड़ेंगी, या ये सॉल्वेंट केवल उन्हीं के लिए सुटेबल होगा जो रिएक्शन लो टेम्परेचर पे होती हैं। हाई टेम्परेचर पे जो नहीं की जा सकती उनके लिए ये सुटेबल है। नेक्स्ट, सिमिलरली हम HF की बात करें, हाइड्रोजन फ्लोराइड की, तो ये -89 से लेके 19.5 डिग्री तक ही इसको काम में ला सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को हम लो टेम्परेचर पर ही एज ए सॉल्वेंट काम में ला सकते हैं, मीन्स जो रिएक्शन वाटर के कंपैरिजन में लो टेम्परेचर पे होती हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड की, तो इसकी रेंज भी -75 से -10 तक है। तो आप इसको भी किस पे काम में ला सकते हो, लो टेम्परेचर पे। लेकिन व्हाट अबाउट DMF, डायमिथाइल फॉर्ममाइड, इसके लिए -61 मीन्स
can be utilized at minus temperature also and above 100 also 153। तो आप देख रहे हैं इसकी लिक्विड रेंज क्या है, वाटर के कंपैरिजन में भी ज्यादा है। कई बार क्या होता है कि रिएक्शंस एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक होती हैं, तो ड्यूरिंग रिएक्शन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम या तो बहुत इंक्रीज होता है या बहुत डिक्रीज हो जाता है। तो अब अगर डिक्रीज होते होते वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया सॉल्वेंट तो भी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, और अगर सॉल्वेंट वेपोराइज हो गया तो भी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो हमें क्या चाहिए होता है कि लिक्विड रेंज क्या हो, लॉन्ग हो वो सॉल्वेंट, उतना बेस्ट होता है। तो आप देखो डीएमएफ की लिक्विड रेंज कितनी है, -61 से 153 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की, अगर हम 100% मीन्स एनहाइड्रस सल्फ्यूरिक एसिड ले लें तो वो 10.4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक, एक्चुअली 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। पर फिर भी ऐसा नहीं कि सारा एक साथ डिकम्पोज हो जाता है, वो ऐसे सॉल्वेंट भी रहता है। तो वी कैन यूटिलाइज दिस एट हाई टेम्परेचर। तो हम इन दोनों को हाई टेम्परेचर पर जो रिएक्शंस की जा सकती हैं उनके लिए इनको सुटेबल समझते हैं और इनको हम उन्हीं रिएक्शंस के लिए ज्यादा काम में लाते हैं। अब क्योंकि टेम्परेचर रेंज तो फर्स्ट प्राइम मोस्ट कंडीशन है, अगर चाहे वो सॉल्वेंट थोड़ा सा टॉक्सिक है, वी कैन हैंडल विद टॉक्सिसिटी, अगर वो हैंडल करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो भी हम उसको प्रेफर करेंगे। लेकिन ऐसा सॉल्वेंट भी हम क्या करें कि जो रिएक्शन ही ना होने दे या उस टेम्परेचर पे वो एग्जिस्ट ही ना करे लिक्विड फेज में। तो इसलिए फर्स्ट क्राइटेरिया होता है किसी भी सिलेक्शन को चूज करने का, वो होता है लिक्विड रेंज की। वो लिक्विड रेंज होनी चाहिए उस सॉल्वेंट की जिस पर आपने रिएक्शन कंप्लीट करानी है, वो उस टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में ही रहे। Second characteristic property of non-aqueous solvent is heat of fusion and heat of vaporization. What do you mean by heat of fusion and heat of vaporization? Suppose you have taken 1 mole solid substance and you are converting it into liquid. So you need some energy and that heat is called heat of फ्यूजन। जब आप 1 मोल सॉलिड को 1 मोल लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, और अगर आप 1 मोल लिक्विड को 1 मोल गैस में कन्वर्ट करते हैं, अगेन यू नीड सम एनर्जी जिसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो जितनी ज्यादा हीट ऑफ फ्यूजन या हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगी वो इंडिकेट करेगा कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतने ही ज्यादा हैं। तो आप कह सकते हो कि ये दोनों टाइप की जो हीट हैं दे आर प्रोपोर्शनल टू फोर्सेस बिटवीन या फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, आप ऐसे कह सकते हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये भी किसके प्रोपोर्शनल होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितने ज्यादा फोर्सेस होंगे उतनी ही ज्यादा उसकी एनर्जी होगी। यहाँ मैंने कुछ टेबल में आपको वैल्यूज दी हैं। वाटर के केस में देखिए 6 किलो जूल पर मोल है और वेपोराइजेशन 40.65 किलो जूल पर मोल है। अमोनिया के केस में ये 5.65 और 23.56 है, और लिक्विड SO2 के केस में 7.40 एंड 24.94 है, और लिक्विड HF के केस में 4.58 एंड 30.26 है। तो आप क्या देख रहे हैं कि इनकी जो हाई वैल्यू ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन या हीट ऑफ फ्यूजन है वो क्यों है, बिकॉज ऑफ देयर ओरिएंटेशन। ये एक तो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनका ओरिएंटेशन ये अपने आप को इस तरीके से ओरिएंट कर लेते हैं कि इनके बीच में मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑपरेट करते हैं, इसीलिए इनकी ये वैल्यूज ज्यादा होती हैं। और बेस्ट किसी भी सॉल्वेंट को सेलेक्ट करने के लिए हम बजाय हीट ऑफ वेपोराइजेशन या हीट ऑफ फ्यूजन को देखने के हम देखते हैं ट्रूटोन कांस्टेंट। ट्रूटोन कांस्टेंट क्या होता है कि आप उस सब्सटेंस का हीट ऑफ वेपोराइजेशन लो और दूसरा आप उसको डिवाइड कर दो उसके बॉइलिंग पॉइंट से, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है ट्रूटोन कांस्टेंट। और ट्रूटोन कांस्टेंट अगर ये गुड होता माना जाता है इफ इट इज द वैल्यू ऑफ 21.5। अगर ट्रूटोन कांस्टेंट की वैल्यू 21.5 है यानी कि उस सब्सटेंस के हीट ऑफ वेपोराइजेशन और बॉइलिंग पॉइंट का रेशियो 21.5 है तो वो गुड है।
लेकिन ये 21.5 कब आता है? जब आप हीट ऑफ वेपोराइजेशन को किस में डिनोट करते हो? कैलोरीज में, और बॉइलिंग पॉइंट को किस में डिनोट करते हो? केल्विन में। लेकिन अगर आप इसको कैलोरीज की जगह जूल में नोट करते हो और इसको केल्विन में नोट करते हो, देन द वैल्यू कम्स अराउंड 90। तो जिसके लिए ट्रूटोन कांस्टेंट की वैल्यू 21.5 या फिर 90 हो, ये तो कैलोरी पर केल्विन होगा और ये होगा जूल पर केल्विन। अगर ये वैल्यूज हैं तो वो सॉल्वेंट क्या होगा? गुड माना जाएगा टू डिसॉल्व मेनी सब्सटेंसेस। उसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। और वाटर और अमोनिया के केस में स्पेशली इसकी वैल्यू इसीलिए ज्यादा होती है, मीन्स 21.5 से ज्यादा होती है, बिकॉज इन दोनों ही मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन इस तरीके से हो जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। Next characteristic property is dipole moment. Dipole moment is given by the equation mu is equal to E into D. Mu means dipole moment, E means charge on both poles, positive and negative pole, and D is the distance between charge gravity center. कि जो दो चार्ज हैं उनके बीच की डिस्टेंस को हम d से डिनोट करते हैं, और इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है? डाइपोल मोमेंट, और इसको हम जनरली डेबाई की यूनिट में डिनोट करते हैं। अब ध्यान दो कि एक कोई सब्सटेंस है जिसमें दोनों एटम क्या है? सिमिलर है, होमो है, तो इसमें ना तो किसी पे प्लस होगा ना किसी पे माइनस होगा। तो जब चार्ज की वैल्यू 0 होगी तो कोई दो पोल ही नहीं होंगे, तो इसीलिए इसको d से आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो वो भी नहीं होगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। लेकिन अगर ये हीट्रो एटम है तो एक के ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, और एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी एक साइड जिसकी नेगेटिविटी ज्यादा है उस साइड शिफ्ट होंगे। तो अब यहाँ पे E क्या है? दोनों के ऊपर जो चार्ज है, और D क्या है? दोनों की चार्ज ग्रेविटी सेंटर के बीच की डिस्टेंस। जब डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है तो D में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन जब ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, अब सल्फर डाइऑक्साइड में आप जानते हो कि दोनों ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है और सल्फर पे क्या है? पार्शियल पॉजिटिव। तो कौन सी डिस्टेंस को आप मानेंगे? क्योंकि ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, दोनों का सेंटर कहाँ होगा? इन दोनों के बीच में, और ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर होगा। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? चार्ज ग्रेविटी सेंटर के बीच की डिस्टेंस बिटवीन चार्ज ग्रेविटी सेंटर की। यहाँ पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है, यहाँ नेगेटिव चार्ज की ग्रेविटी का सेंटर है। और अगर यही हम क्लोरोफॉर्म की बात करें तो उसमें ध्यान दो, ये 3 क्लोरीन एटम होते हैं, और ये तीनों इस तरीके से एक प्लेन के ऊपर होते हैं, और इन तीनों से ऊपर उठा हुआ कौन होता है? कार्बन होता है। तो इन तीनों पे ही जब पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो क्या होने वाला है? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। तो तीनों का सेंटर कहाँ बनेगा? इस ट्रायंगुलर प्लेन का सेंटर। तो ये नेगेटिव चार्ज की ग्रेविटी का सेंटर है, ये पॉजिटिव चार्ज की ग्रेविटी का सेंटर है, ये प्लस डेल्टा था। तो अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो होगी चार्ज ग्रेविटी सेंटर के बीच की डिस्टेंस। और अगर हम बात करें कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो हालांकि उसमें 4 क्या है? पोलर बॉन्ड है, लेकिन चारों टेट्राहेड्रल के कॉर्नर पे हैं, और इन चारों पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी है। लेकिन अगर हम इनका ग्रेविटी सेंटर देखें, चार्ज ग्रेविटी सेंटर, वो क्या आएगा? कार्बन। तो यानी कि नेगेटिव चार्ज का चार्ज ग्रेविटी सेंटर भी कार्बन पे और पॉजिटिव चार्ज का चार्ज ग्रेविटी सेंटर भी कार्बन पे। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस जब 0 हो जाती है, d इज इक्वल टू 0, तो अब E कितना ही हो? म्यू विल बी 0। तो इसीलिए CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड का डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 होता है। जितना ज्यादा जिसका डाइपोल मोमेंट होता है वो उतनी ही इजीली पोलर नेचर वाले सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। जैसे अगर हम एक कोई आयनिक सॉलिड माने जिसके अंदर बहुत सारे कैटायन और एनायन है, माना ये कैटायन फिर एनायन कैटायन एनायन इस तरीके से है, तो अब इसके नीचे नेगेटिव होगा, नेगेटिव के नीचे पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इस तरह से अल्टरनेटिंग का अरेंजमेंट होता है। तो मैंने माना कि इस एंड पे एक पॉजिटिव है, इस एंड पे एक नेगेटिव है,
तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है वो अपने आप को इस तरीके से ओरिएंट करते हैं, जैसे आपने ये एक वेसल ले ली जिसमें आपने कोई सॉल्वेंट डाल दिया, तो यहाँ पे सॉल्वेंट का क्या आ जाएगा, नेगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट दूर, इस तरीके से अलाइनमेंट होगा और इनके बीच में क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन क्या होगा, जिसके कारण एसोसिएशन होगा या सॉल्वेशन होगा और इस प्रोसेस से एक हीट बाहर निकलती है जिसे हम सॉल्वेशन एनर्जी कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जब वाटर मॉलिक्यूल्स या पोलर मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट के आएंगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन से आएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज और इस एंड पे कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज, और माना इनके बीच में देयर आर मेनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो अब जब ये इस साइड से आएंगे तो यहाँ पे भी एक अट्रैक्शन होगा, जिस अट्रैक्शन के कारण सॉल्वेशन होगा और एक एनर्जी बाहर निकलेगी जिसको हम कहते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। तो और जब ये दोनों आयंस पास पास आए थे, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इन्होंने भी अट्रैक्शन के कारण एक एनर्जी बाहर रिलीज की थी जिसको आप कहते हो लैटिस एनर्जी, जिसको आप यू से डिनोट करते हो। तो अगर ये सॉल्वेशन एनर्जी ग्रेटर देन या इक्वल टू हो जाएगी यू के, तो अब इट मीन्स ये सॉल्वेशन के प्रोसेस से इतनी हीट निकल जाएगी कि इनके बीच का अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा, तो वो सब्सटेंस इजीली इट विल गेट डिसॉल्व, वो आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर ये सॉल्वेशन कम हो रहा है, मीन्स यहाँ पे अट्रैक्शन कम हो रहा है, या मॉलिक्यूल जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है उनके ऊपर चार्ज डेंसिटी कम है, तो सॉल्वेशन भी कम होगा, अट्रैक्शन भी कम होगा, सॉल्वेशन एनर्जी भी क्या होगी, लेस देन होगी, किससे, लैटिस एनर्जी से। तो इस केस में वो सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि हाई वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट फैसिलिटेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉल्वेंट्स, चाहे वो कितने ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े हुए हों, ये उनको फैसिलिटेट करता है सॉल्युबलाइज होने में। तो इस तरीके से ये डाइपोल मोमेंट भी हेल्प करता है इन द सिलेक्शन ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। And the fourth important property of a non-aqueous solvent is dielectric constant. Dielectric constant को हम इस तरीके से एप्सिलॉन से भी डिनोट करते हैं। ये होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसी को लेकर कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड हाउ इट इज मेजर्ड। ध्यान दें कि जैसे कि ये दो चार्ज हैं, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, और इनके बीच में कुछ भी नहीं है, मीन्स आपने इनको वैक्यूम में रखा हुआ है। तो यहाँ मैंने वैक्यूम लिख दिया है, लेकिन वैक्यूम का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में एयर तक नहीं है, और इसका चार्ज की वैल्यू सपोज Q1 है और इसकी Q2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है R। तो इन दोनों के जो बीच में फोर्स होगा उसको हम F1 से डिनोट करेंगे, 1/4πε0, 0 स्टैंड फॉर वैक्यूम, और Q1 Q2 अपॉन R² से हम इसके बीच के जो फोर्स हैं उसको फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अब क्योंकि वैक्यूम में तो हम बात करते नहीं है, हम वैक्यूम में तो काम नहीं करते, या रूम टेम्परेचर पे या रूम प्रेशर पे आपके पास कोई वैक्यूम नहीं है। तो इन एक्चुअल अगर हम इससे कंपेयर करें, आपने उसी सब्सटेंस को एयर में रख दिया, तो अब क्या होगा, एयर के मॉलिक्यूल्स जो एयर में गैसेस हैं वो इससे भी कुछ रिएक्शन करेंगी, वो कुछ इससे भी रिएक्शन करेंगी, तो इन दोनों का आपस का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इनका चार्ज टू सम एक्सटेंट गेट सेटिस्फाइड विद दीज एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स। और अगर आप एयर के कंपैरिजन में यहाँ पे आप इनको वाटर में रख दें तो भी आप क्या देखेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ भी रिएक्शन करेंगे, इसके साथ भी रिएक्शन करेंगे, तो इनके बीच का फोर्स और कम हो जाएगा। और अगर हम लिक्विड अमोनिया में रख दें या किसी और सब्सटेंस में रख दें, ऑयल में रख दें, तो हम क्या देखते हैं कि बिकॉज ऑफ सराउंडिंग इनके बीच का फोर्स चेंज हो जाता है। तो माना कोई भी आपने मटेरियल रखा है, मैंने उसको कह दिया M, तो M मटेरियल की प्रेजेंस में जो इनके बीच में फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/4πε0M। M स्टैंड्स फॉर मटेरियल, मींस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ M, Q1 Q2 अपॉन R²। तो अब हमने देखा कि इन दोनों ही केसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बोथ चार्ज वो क्या है, डिफरेंट है। तो ये F1 है, ये F2 है, और अगर हम इसको फाइंड आउट कर लें, ε0 हमें पता है, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मटेरियल काउंट कर सकते हैं। तो अब अगर मैं F1 अपॉन F2 करूं तो जो एक कांस्टेंट आएगा, दोनों का जो रेशियो होगा
वो K क्या होगा, एक डिफरेंट वैल्यू होगी। तो F1 अपॉन F2 करने पर मैंने क्या देखा, एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन 0 आ जाएगा। तो ये क्या है, सारी वैल्यूज तो कट जाएंगे एक दूसरे से, लास्ट में बचेगा क्या, एप्सिलॉन M और एप्सिलॉन 0 मीन्स वैक्यूम। इसको आप ये भी कह सकते हो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड परमिटिविटी ऑफ दैट मटेरियल, और इसके रेशियो को हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। तो अगर आपको मटेरियल का एप्सिलॉन निकालना है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है, तो यू कैन मल्टीप्लाई द वैक्यूम परमिटिविटी विद रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट सब्सटेंस। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन M के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मटेरियल जितना ज्यादा होगा, फोर्स क्या होगा उतना कम होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अच्छा, आपको मैं एक थोड़ा सा डे टू डे लाइफ का एग्जांपल भी देती हूँ कि आपने सपोज कोई दो चीजें जो आपस में चिपक गई हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो बहुत लंबे टाइम से पास थी या आपने कोई एडेसिव बीच में लगा दिया था, और आपने जब उसको हटाना है, वैक्यूम से भी कई बार क्या होता है कि आपने गर्म चीज का ढक्कन बंद कर दिया तो अंदर वैक्यूम हो जाता है, क्योंकि वो वेपर ठंडी हो जाती है। अब आप उसको खोलने की कोशिश करते हो तो क्योंकि ढक्कन और बॉटल के बीच में क्या होता है, बहुत टाइट बॉन्डिंग हो जाती है। लेकिन अगर आप उसको पानी में रख देते हो या आप अपने गीले हाथों से भी किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हो, ग्रिप आपकी क्या बनती है, लूज बनती है। या आप हमेशा से देखो, अगर आप पेन भी पकड़ रहे हो, एक आप सूखे हाथ से पेन पकड़ते हो तो आसानी से पेन पकड़ते हो, लेकिन अगर आपके हाथ या पेन दोनों में से एक चीज भी गीली है तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। तो अब आपका जो बॉन्ड है पेन के साथ वो क्या बनेगा, वीक बनेगा। आपके हाथ में से पेन के स्लिप होने के चांस ज्यादा होंगे। अच्छा, और अगर आप ऑयल ले लें तो और भी ज्यादा होंगे। तो इस तरीके से मटेरियल चेंज करने पर भी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, क्योंकि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा है, 78.5 के आसपास है, तो इसीलिए पानी जो है दो पोलर सब्सटेंसेस के बीच में जो फोर्स है उसको क्या करता है, और कम कर देता है। जैसे ही आप वाटर के बीच में कोई आयनिक सॉलिड डालेंगे, एक तो वो आयनिक सॉलिड बाहर रखा है पानी के बाहर, तो इनके बीच में जो फोर्स है वो ज्यादा है। लेकिन जैसे ही आप इसको वाटर में ऐड कर देते हैं तो वाटर इनके बीच के फोर्स को कम कर देता है, और कम करते ही हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है टू गेट इट ब्रेक। वो जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा इट विल गेट सोल्यूबलाइज। तो इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ऑल्सो द डिसाइडिंग फैक्टर विच सॉल्वेंट वी हैव टू सेलेक्ट। Fifth important factor to select a non-aqueous solvent is viscosity and fluidity. Viscosity and fluidity depends on intermolecular forces. मीन्स सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। अगर फोर्सेस ज्यादा हैं तो विस्कोसिटी की वैल्यू डिफरेंट होगी, मीन्स ज्यादा होगी, और अगर फोर्सेस कम है तो विस्कोसिटी कम होगी, फ्लूइडिटी ज्यादा होगी, क्योंकि फ्लूइडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। तो अब देखिए, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, एसीटोन है, क्लोरोफॉर्म है या बेंजीन है, ज्यादातर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मैं सारे नहीं कह रही पर ज्यादातर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मिथाइल अल्कोहल, अच्छा वाटर, अमोनिया, इनका विस्कोसिटी कम है, फ्लूइडिटी ज्यादा है। तो इनमें जितने भी ऑपरेशंस हैं लाइक क्रिस्टलाइजेशन का ऑपरेशन, प्रेसिपिटेशन का, फिल्ट्रेशन का, दे आर इजी टू कंडक्ट। तो इसीलिए इनको हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर हम इसके अगेंस्ट बात करें, जैसे ग्लिसरॉल की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, फ्लूइडिटी बहुत कम है। H2SO4 की भी विस्कोसिटी ज्यादा है, फ्लूइडिटी कम है। तो इसमें ये तीनों ऑपरेशंस क्या होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं। तो इसीलिए अगर जहां हमें इनमें से कोई ऐसी टेम्परेचर रेंज पे रिएक्शन करानी है जहां आपके पास दोनों ऑप्शन है, वाटर का भी है और H2SO4 का भी है, तो वी विल प्रीफर वाटर। लेकिन जहां वाटर का ऑप्शन ही नहीं है टेम्परेचर रेंज के कारण या किसी और रीजन से, तो वहां फिर हम किसको प्रेफर करते हैं, H2SO4 को। तो दीज वर 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू सेलेक्ट नॉन एक्वस सॉल्वेंट। इसके अलावा जो और फैक्टर्स हैं वो है टॉक्सिसिटी, अवेलेबिलिटी और अबंडेंस, की वो अबंडेंटली अवेलेबल है या नहीं है, वी कैन यूज इट दैट इजीली हैंडल्ड, इट कैन बी इजीली हैंडल्ड और नॉट। तो इस तरीके से उसकी कोई ऑफेंसिव स्मेल तो नहीं है कि आप काम कर रहे हैं और आप उसकी स्मेल को बियर नहीं कर पा रहे। तो इस तरीके से देर आर सम स्मॉल फैक्टर्स ऑल्सो, बट द मेन डिसाइडिंग फैक्टर्स आर दीज 5 फैक्टर्स। थैंक यू।